नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन जीएस जोन में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बीपीएससी द्वारा आयोजित एमवीआई परीक्षा के प्रश्न पत्र को देखेंगे। इसमें हम पूरे 1 से 100 प्रश्नों का सबसे सटीक आंसर की व्याख्या करेंगे। यह प्रश्न पत्र आगामी 71वीं बीपीएससी पीटी और टीआरई 4 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। इसके अलावा बिहार में होने वाले अन्य एग्ज़ाम के लिए भी यह डिस्कशन काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला प्रश्न है, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा के निम्नलिखित में से कौन से परिणामों का होना आवश्यक नहीं है। तो इसमें पहले विधानसभा का विघटन, राज्य के मंत्रिपरिषद का हटाया जाना या स्थानीय निकायों का विघटन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा केवल 2 और 3। अगला प्रश्न है, दूसरा प्रश्न है, राज्यसभा में स्थानों के आवंटन को सुमेलित कीजिए। एक तरफ है तमिलनाडु, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल। तो इसमें हम देखेंगे कि तमिलनाडु में सीटों की संख्या 18 है, यानी ए का 4 हो जाएगा। महाराष्ट्र में सीटों की संख्या 19 है, यानी बी का 1 हो जाएगा। छत्तीसगढ़ में सीटों की संख्या 5 है और पश्चिम बंगाल में वहीं 16 है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन भारतीय संविधान के 73वें संशोधन में सम्मिलित है। जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत, ग्राम पंचायत और नगर पंचायत। तो इसमें ध्यान रखें कि नगर पंचायत 73वें संशोधन में नहीं बल्कि 74वें संशोधन में था। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी 1, 2 और 3। अगला है, निम्नलिखित में कौन भारत के संविधान का अभिरक्षक है। भारत का राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, भारत का प्रधानमंत्री या भारत का उच्चतम न्यायालय। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, भारत का उच्चतम न्यायालय। पांचवा प्रश्न है कि एक तरफ अनुच्छेद दिया गया है और दूसरी तरफ उसके प्रावधान दिए गए। अनुच्छेद 215, 222, 226 और 227। तो इसमें ध्यान रखिए कि 226 रीट जारी करने से उच्च न्यायालय की शक्ति है, यानी सी का तीसरा होगा। लेकिन अगर आप ऑप्शन में देखेंगे तो सी का तीसरा चारों ऑप्शन में दिया हुआ है। तो अब हम किसी अगले ऑप्शन की ओर जाएंगे। तो जो अनुच्छेद 215 है वह अभिलेख न्यायालय को इंगित करता है, यानी ए का चौथा हो जाएगा। सी का तीसरा हो चुका था, ए का चौथा हो जाएगा। वहीं जो आर्टिकल 227 है यानी 227 है वो अधीनस्थ न्यायालयों के अधीक्षण की शक्ति प्रदान करता है। तो इसीलिए हो जाएगा इसका ऑप्शन देखिए, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है, निम्नलिखित में कौन से उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता में आते हैं। तो इसमें जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से जो आपका सटीक ऑप्शन होगा, भारत सरकार तथा एक या अधिक राज्यों के बीच का विवाद या दो या अधिक राज्यों का विवाद। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 4, यानी ऑप्शन बी सही है। पाकिस्तान या पार्टीशन ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी थी। तो इसका ऑप्शन सही हो भीमराव अंबेडकर। आगे है, लोकप्रिय राष्ट्रीय राष्ट्रगान वंदे मातरम किस ग्रंथ में था। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आनंद मठ। अगला क्वेश्चन है कि कुछ फिल्म दिए गए हैं और उसके निर्देशक के नाम दिए गए हैं। यहाँ ये देखना होगा कि बीपीएससी के क्वेश्चन पूछने का पैटर्न काफ़ी चेंज होते जा रहा है। ये नए तरह का प्रश्न पूछा गया है और इस प्रश्न को हम टफ कह सकते हैं। तो इसका आंसर होगा, अछूत कन्या के निर्देशक फ्रॉन्ज ऑस्टिन थे, खुदा किसान आर एस चौधरी। तो इस दोनों ऑप्शन को अगर मिलाएंगे तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा ए, 1, 2 और 3, 4, ए बी सी डी। फिर है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। सूर्य सेन, जतिन दास, बीना दास, भगवती चरण बोहरा और इधर देवता। सूर्य सेन चितगांव और मरी रेट से कनेक्टेड थे। जतिन दास 64 दिवसीय अनशन से संबंधित थे। बीना दास ने गवर्नर पर बहुत नज़दीक से गोली चलाया था, इसके लिए उनका इतिहास में नाम अंकित है। और वहीं भगवती चरण बोहरा ने द फिलोसफी ऑफ द बम नामक पुस्तक लिखा। तो यहाँ ऑप्शन हम देखेंगे तो सब सटीक मिला हुआ, ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4। तो ऑप्शन सटीक हो जाएगा ए। आप लोग अपना मिला लीजिएगा कि कितना सही हो रहा है। निम्नलिखित में किसने 1897 में कमिश्नर वॉल्टर चार्ल्स रैंड की हत्या की थी। तो इसका सटीक आंसर हो जाएगा डी, चापेकर बंधु।
मराठी में अवंतिका बाई गोखले द्वारा लिखित महात्मा गांधी की जीवनी की प्रस्तावना किसने लिखी थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन ए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें 1, 2, 3 और 4 कथन दिए गए हैं। तो इसमें से जो सही होगा, देखिए इसमें जो रॉलेट बिल ने अधिकतम 2 वर्षों की अवधि के लिए बिना सुनवाई के हिरासत में रखने का प्रस्ताव दिया था, यह देखने में सही लग रहा है कि 2 वर्ष तो था, लेकिन उस ऑप्शन में हिरासत में रखने का प्रस्ताव नहीं था, बल्कि कैद में रखने का प्रस्ताव था, इसलिए ये गलत हो जाएगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने हिंद स्वराज नामक पुस्तक नहीं लिखी थी, इस पुस्तक को महात्मा गांधी ने लिखा था। तो 3 और 4 ऑप्शन गलत है। फरवरी 1945 में रॉयल इंडियन नेवी का विद्रोह हुआ था, जैसा आप लोग सभी जानते हैं, और मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष दिवस मनाने का आह्वान किया था। तो इसलिए 1 और 2 दोनों यानी ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बी डी सावरकर ने 1857 के विद्रोह को भारतीय स्वतंत्रता का युद्ध बताया था, सही क्वेश्चन है। और एस बी चौधरी ने यह तर्क दिया था कि 1857 का विद्रोह जनता का विद्रोह नहीं था। तो दोनों ही ऑप्शन सही है, तो इसलिए ऑप्शन हो जाएगा ए, 1 और 2 दोनों। 15वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गद्दर का गठन बॉस्टन में हुआ था, तो यह तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि गद्दर पार्टी का गठन अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में हुआ था। और दूसरा है कि गदर के अखबार में उसके सबसे मुख्य पृष्ठ के ऊपर यह लिखा हुआ था कि अंग्रेजी राज का दुश्मन या ब्रिटिश शासन का दुश्मन, तो यह सही है। गदर पार्टी की स्थापना 1913 में हुई थी, तो ये भी सही है। तो इसलिए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन से कथन सही हैं? तो ऑप्शन 2 और 3, ऑप्शन 2 और 3 यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राजा हरिश्चंद्र फिल्म का निर्देशन दादा साहब फाल्के ने किया था, बिल्कुल सही है। राजा हरिश्चंद्र भारत की प्रथम फिल्म मानी जाती है, यह भी सही है। और राजा हरिश्चंद्र 1913 में बनी थी, यह भी सही है। तो इसका ऑप्शन इसलिए सही हो जाएगा उपयुक्त सभी डी। आगे है, भारत पर हुन वंश का आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था? तो यह बिल्कुल ही इजी सवाल है, इसका आंसर हो जाएगा बी, स्कंदगुप्त। मंदसौर प्रशस्ति किस शासक की उपलब्धि का विवरण है? तो इसमें इस क्वेश्चन का मैं सही से आंसर नहीं निकाल पा रहा हूँ, आप लोग इसको देख लीजिएगा। आगे है, फाहियान के यात्रा वृत्तांत एक अस्पताल का विवरण किस स्थान पे मिलता है? फाहियान के यात्रा वृत्तांत में एक अस्पताल का विवरण, तो यह पाटलिपुत्रा में मिलता है, इसलिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा। कपिल मुनि ने दर्शन के किस सिद्धांत का प्रतिपादित किया था? तो भारतीय दर्शन में कपिल मुनि ने सबसे प्रसिद्ध दर्शन जो था सांख्य दर्शन, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। मुगलों की दरबारी भाषा क्या थी? तो मुगलों की दरबारी भाषा फारसी थी, तो इसलिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नौरोज का पर मुगलों ने लिया था, नौरोज का पर मुगलों ने कहाँ से लिया था? तो मुगलों ने पारसी से लिया था, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। गुरु नानक ने किस गुरु का अपना उत्तराधिकारी बनाया था? तो गुरु नानक ने लहना को अपना उत्तराधिकारी बनाया था, जिसे गुरु अंगद के भी नाम से जाना जाता है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। किस मुगल शासक को रंगीला के नाम से जाना जाता है? तो यह ऑप्शन बी सही हो जाएगा, मोहम्मद शाह रंगीला। सिंध किस ब्रिटिश द्वारा विजित किया गया था? तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा बी, नेपियर। जेम्स एंड्रू रामसे किस गवर्नर जनरल का असली नाम था? तो इसका तो नाम आप लोगों ने काफ़ी सुना होगा, लेकिन जेम्स एंड्रू रामसे आप लोग नहीं जानते होंगे, लेकिन ए लॉर्ड डलहौजी का नाम था, ऑप्शन ए सही होगा। निम्नलिखित में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो कैंपोज ब्राजील में, लानोज वेनेजुएला में, ग्रैंड चाको उत्तरी जन, लेकिन बेल्ड ऑस्ट्रेलिया में नहीं, बेल्ड दक्षिण अफ्रीका में घास का मैदान है। निम्न से कौन सा एक कथन सही नहीं है? भूमध्य रेखा अफ्रीका को 2 लगभग समान भागों में विभाजित करती है, सही है। पेंटोगोनिया बहुत कम वनस्पति के साथ ठंडा रेगिस्तान है, यह भी सही है। टंगानिका झील अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है, तो यह ऑप्शन बिल्कुल गलत है, क्योंकि टंगानिका झील अफ्रीका की सबसे बड़ी झील नहीं है, बल्कि लेक विक्टोरिया है। टंगानिका सबसे लंबी झील है, तो इसीलिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा। फिर नीचे दिए गए कूट को उपयोग करके सही उत्तर का चयन करें। एक तरफ जनजाति है, दूसरी तरफ देश है, तो ठीक है। तो माओरी जनजाति चीन टोबा चकमा, तो माओरी आप लोग जानते हैं कि न्यूजीलैंड की है, यानी डी का तीसरा, तीसरा ठीक है।
और चकमा जो जनजाति है वो बांग्लादेश का, यानी सी का दूसरा, ये भी है। तो इसीलिए आप लोग देख लीजिएगा इसका ऑप्शन ए या बी में से कोई सही होगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए ये आप लोग देख लीजिएगा। निम्नलिखित में कौन सा एक कथन सही नहीं है? मलक्का जलडमरू मलेशिया और सुमात्रा के बीच स्थित है, तो बिल्कुल सही है। मक्कासार जलडमरू बोर्नियो एवं न्यूजीलैंड के बीच स्थित है, तो यह गलत है, क्योंकि यह मक्कासार जो जलडमरू है तो बोर्नियो एवं न्यूजीलैंड के बीच स्थित नहीं है, इसलिए ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। आगे है झूम कृषि का नाम। झूम कृषि का नाम है और उससे संबंधित देश है। तो जो रोका है वो ब्राजील में होता है, तो रोका यानी ए का तीसरा। तो आप लोग देखेंगे ए ऑप्शन किस में है तीसरा में, तो ए ऑप्शन बी में है। पहला का डी, दूसरा का बी, तीसरा का ए और चौथा का सी, इसलिए ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आंध्र प्रदेश का गुंटूर जिला निम्नलिखित में से किस खनिज गैस भंडार के लिए प्रसिद्ध है? तो यह हो जाएगा ऑप्शन बी मैग्नेटाइट। आंध्र प्रदेश का गुंटूर जिला मैग्नेटाइट के लिए है। निम्नलिखित में कौन सा एक कथन सही नहीं है? चेन्नई में वर्षा की भी क्षमता मुंबई से अधिक है, तो यह बिल्कुल सही है। पश्चिमी विक्षोभ भूमध्य सागर में उत्पन्न होता है, यह भी सही है। दक्षिण पश्चिमी लौटता मानसून तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र में कुछ वर्षा लाता है, तो यह गलत है। यह दक्षिण पश्चिमी मानसून नहीं होगा, बल्कि यह उत्तर पश्चिमी मानसून होगा, तो ऑप्शन सी गलत है, यानी इसका आंसर सही सी होगा। इसका अगर सही ऑप्शन टिक करना होगा तो सी हो जाएगा। और मॉनिक्स अभियान संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, इसके अलावा अन्य देश भी शामिल थे, तो ए, बी और डी सही है, लेकिन सी गलत है। आगे देखते हैं। 34वां क्वेश्चन है कि एक तरफ नदी है, दूसरे तरफ भी नदी दी है, तो सहायक नदी देखना है। इसमें कोसी गंगा की सहायक नदी है, यानी ए का चौथा हो जाएगा। तो चौथा का एक इसमें है, तो देखिए पहला ही ऑप्शन में ये चीज आ जाएगा, तो ए। ठीक है, तीसरा ब्रह्मपुत्रा का है, तो 34 का ये सही होगा। आगे है स्वर्णिम चतुर्भुज चार खंड इन सरों को जोड़ते हैं, इस प्रश्न को छोड़ दीजिए, अभी तक मैं इसका उत्तर ढूंढ नहीं पाया हूँ। निम्नलिखित राज्यों में कौन सा एक कहवा उत्पादन में अग्रणी है? तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, कर्नाटक। आगे है गर्म चाय के कप में रखी धातु की चम्मच कुछ मिनट के बाद गर्म हो जाती है और धातु ऊष्मा की अच्छी चालक होती है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। निम्नलिखित में कौन सी ध्वनि के परावर्तन का उपयोग करते हैं? सोनार, स्टेथोस्कोप, प्रतिध्वनि या पेरियोस्कोप। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा ए, बी और सी। इसमें ऑप्शन ए, बी और सी। घर्षण के बारे में सही कथन की पहचान कीजिए। घर्षण से ऊष्मा उत्पन्न होती है, सही है। घर्षण हमेशा गति का विरोध करता है, यह भी सही है। चलने में घर्षण का उपयोग नहीं होता, तो यह गलत है। तो जिसमें तीसरा ऑप्शन नहीं होगा वही इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ए, 1, 2 और 4। घरेलू विद्युत वायरिंग में घरेलू विद्युत वायरिंग में तांबे के तारों का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा, तांबा कम प्रतिरोध देता है और अच्छा चालक होता है, ऑप्शन बी। उपकरणों को उनके ऊर्जा रूपांतरण से मिलान किए, तो विद्युत मोटर तो विद्युत को यांत्रिक में करता है, सही है। विद्युत बल्ब विद्युत को प्रकाश में करता है, यह भी सही है। सौर पैनल प्रकाश को विद्युत में करता है, यह भी सही है। और माइक्रोफोन ध्वनि का विद्युत में करता है, तो यह भी सही है। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4। आगे देखते हैं। सर्दियों में यदि शीशे की खिड़की को अचानक गर्म किया जाए तो वह क्यों टूट जाता है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा असमान विस्तार से शीशे में तनाव उत्पन्न होता है, सी। निम्नलिखित में कौन से विद्युत चुम्बकीय तरंगे नहीं है? तो इसमें इंफ्रारेड विद्युत तरंग है, विद्युत चुम्बकीय हैं, एक्स किरण भी विद्युत चुम्बकीय हैं और माइक्रोवेव से विद्युत चुम्बकीय हैं। तो जो ऑप्शन सी जिसमें नहीं होगा वही होगा। तो कौन से विद्युत तरंगे नहीं है? तो केवल सी। ये विद्युत चुम्बकीय तरंगे नहीं है, बाकी तीनों हैं। अब देखिए ध्वनि कंपन विद्युत, जैसे कंपन से ध्वनि उत्पन्न होता है वैसे इलेक्ट्रॉन के प्रवाह से विद्युत उत्पन्न होता है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे है एक व्यक्ति को कोने के पीछे की आवाज सुनाई दे सकती है लेकिन वह देख नहीं सकता है।
प्रकाश तरंगे ध्वनि तरंगों की तुलना में बाधाओं के चारों ओर अधिक आसानी से मुड़ सकती है। तो ए तो सही है लेकिन आर गलत है। ए सही है लेकिन आर गलत है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। ए सही है, आर गलत है। निम्नलिखित में कौन सा कारण अंतरिक्ष यान में अंतरिक्ष यात्रियों को भारहीन दिखने की सबसे सही व्याख्या करता है? तो इसमें पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण नहीं होता है, बाकी सब गलत है। निम्नलिखित में कौन एक सजातीय मिश्रण नहीं है? पीतल, धुआं, वायु, चीनी का जलीय विलयन। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा सी, चूंकि वायु विषमांग मिश्रण होता है। आरएनए में कौन सा भस्म है जो डीएनए में नहीं है? आरएनए में का कौन सा भाग है, भस्म नहीं या भाग होगा, जो डीएनए में नहीं होता है? तो यहाँ ध्यान रखिएगा कि ए ऑप्शन यूरासिल होगा, क्योंकि थाइमिन, साइटोसिन, गुआनिन ये तीनों डीएनए में होता है, लेकिन यूरासिल आरएनए में होता है। निम्नलिखित में कौन सा सही मिलान नहीं है? तो टमाटर में पाया जाने वाला फॉर्मिक अम्ल है, यही हो जाएगा, क्योंकि टमाटर में फॉर्मिक अम्ल नहीं होता, ये चींटियों वगैरह में पाया जाता है, बाकी सब सही है। आगे है, निम्नलिखित में कौन सा यौगिक एरोमेटिक है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। यदि CO2 को चूना जल में अधिक मात्रा में प्रवाहित किया जाता है तो वह फिर से बेरंग हो जाता है, इसका कारण क्या है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, कैल्शियम कार्बोनेट का बनना। आगे है, निम्नलिखित में कौन सा विद्युत का संचालन करता है? पिघला हुआ लिथियम क्लोराइड, तांबे की तार, कॉपर क्लोराइड। ए और बी। तो पिघला हुआ लिथियम क्लोराइड भी करता है और तांबे की तार भी करता है, तो इसीलिए ऑप्शन डी हो जाएगा। ए और बी दोनों सही है। यहाँ ध्यान रखिएगा कि अगर लिथियम क्लोराइड सॉलिड स्टेट में होता है तो वह विद्युत का संचालन नहीं करता है, लेकिन अगर पिघल जाता है तो वो विद्युत का कंडक्टर बन जाता है। खून के जमने में कौन सा तत्व आवश्यक है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, कैल्शियम। निम्नलिखित में कौन सा एम्फोटोरिक ऑक्साइड है? तो आप लोग जानते हैं, इसका ऑप्शन सही हो जाएगा ए, जिंक ऑक्साइड। किस तंत्र किसी तंत्र के हीट कंटेंट को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, एंथैल्पी। एंथैल्पी। बासिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, सोडियम कार्बोनेट। सर्कल रिसाइकिल से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार स्क्वायर संबंधित है, तो इस चीज को आप बनाइएगा। तो तीन अल्फाबेट को इधर किया गया और तीन को इधर किया गया, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। निम्नलिखित अनुक्रम में अगली संख्या कौन होगी? तो देखिएगा, 3 से 7 4 बढ़ा है, 7 से 15 8 बढ़ा है, इसी ढंग से बढ़ते जा रहा है, तो 63 से आगे 64 बढ़ेगा, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, 127। देखिए 59 का ऑप्शन मैंने बनाया है तो सी आ रहा है, लेकिन क्वेश्चन में अच्छे ढंग से लिखा नहीं तो थोड़ा कन्फ्यूजन है, तो आप इसको देख लीजिएगा। 60 का आंसर हो जाएगा डी। 61 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ई। 62 का आंसर हो जाएगा बी, उत्तर की ओर। श्रृंखला में आसान अक्षर ए भी पता नहीं चल रहा है। 64 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 6 बार ऐसा होता है। दिए गए विकल्पों में लुक संख्या को चुनिए, इसको मैं अभी तक बना नहीं पाया हूँ, इसको आप लोग सोल्व कर लीजिएगा। 66 का आंसर हो जाएगा सी, 24। चालू वर्ष में किस भारतीय राज्य के एक उद्यमी ने 56 लाभ स्मृति चिन्हों को प्रदर्शित करते हुए मोदी मोमेंटो संग्रहालय की स्थापना की है? तो देखिए, करंट का बड़ा ही कठिन प्रश्न ही किया जाएगा इसका, लेकिन आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बिहार। मई 2025 में किस भारतीय राज्य ने अपनी अंतर्राष्ट्रीय क्रेता विक्रेता बैठक की मेजबानी की? करेंट अफेयर्स का अगेन एक क्वेश्चन जो टफ ही कहा जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी, बिहार में ही हुआ है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम औपचारीकरण योजना के कार्यान्वयन में कौन सा राज्य शीर्ष पे रहा? तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा बिहार। यानी देखा जाए तो ये तीनों क्वेश्चन बिहार से ही संबंधित करेंट अफेयर से, तो इस बार 71वीं बीपीएससी के लिए आप लोग बिहार स्पेशल को काफी ध्यान से देखिएगा। मई 2025 में बिहार के नालंदा विश्वविद्यालय में कुलपति का पद संभालने वाले श्री सचिन चतुर्वेदी किस क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, अर्थशास्त्र के वो विशेषज्ञ है।
हाल ही में किस राज्य सरकार ने हीट वेव, सन स्ट्रोक्स और सन वर्न्स को राज्य असामान्य आपदा घोषित किया है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, सॉरी, इसका ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन में मेरे समझ से तमिलनाडु आंसर होना चाहिए, लेकिन तमिलनाडु नहीं दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग थोड़ा क्रॉस वेरीफाई करके मुझे कमेंट कीजिएगा। वर्ष 2025 वर्ष 2025 में वर्ष 2025 में किस वित्तीय संस्थान ने अपनी स्थापना का 90वां वर्ष मनाया? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आरबीआई, क्योंकि आरबीआई की स्थापना 1935 में हुई है, जो 90 वर्ष हो चुका है। 28 मार्च 2025 को आए भूकंप के कारण म्यांमार को सहायता प्रदान करने के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, ऑपरेशन ब्रह्मा। आगे है 74वां है, किस देश ने 22 से 28 मार्च 2025 तक तीसरे मध्य एशियाई युवा प्रतिनिधिमंडल की मेजबानी की? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, भारत। आगे है श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मार्च माह में आयोजित मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2025 में भारत का प्रतिनिधित्व किया? कहाँ यह हुआ था? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ये स्पेन के बार्सिलोना में। भारत और जापान के बीच पर्यटन सहयोग पर संयुक्त कार्य समूह की चौथी बैठक 8 अप्रैल 2025 को हुई। यह कहाँ आयोजित की गई थी? तो यह क्वेश्चन ए, नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। यह भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। भगवान महावीर के जन्म के सम्मान में 9 अप्रैल 2025 को मनाए गए नवकार महामंत्र दिवस को उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, श्री नरेंद्र मोदी। आगे है कि हाल ही में किस बॉलीवुड अभिनेता को केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मंडाविया ने फिट इंडिया आइकन के रूप में सम्मानित किया गया है? तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, आयुष्मान खुराना। आप लोग इनको विक्की कौशल मूवी में देखा होगा। इस वर्ष हैदराबाद में आयोजित प्रतियोगिता के 72वें संस्करण में मिस वर्ल्ड 2025 का ताज किसे पहनाया गया? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, ओपेल सुचाता, जो थाईलैंड की रहने वाली है। खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 में बिहार ने कितने पदक जीते हैं? तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स इस बार के बिहार के किसी भी एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसका जितने भी आयाम होंगे आप लोग इसको देखते जाइएगा। मैंने इससे संबंधित एक वीडियो डाल रखा है, आप लोग उसको देख सकते हैं। तो बिहार ने कुल 36 पदक जीते हैं, इसलिए ऑप्शन सही आ, सी होगा। और ए 7 संस्करण था, और इस आयोजन में जो प्रथम स्थान पे आया था वो महाराष्ट्र था, जिसमें कुल 158 पदक जीते थे। आगे है 81वां क्वेश्चन कि हाल ही में कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय ने किसके साथ मिलकर महिलाओं के लिए एआई कैरियर शुरू किया है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, माइक्रोसॉफ्ट। विकसित भारत 2047 का क्या अर्थ है? आधुनिक भारत, विकसित भारत, विकासशील भारत, सशक्त भारत। तो काफ़ी क्लोज आंसर है, लेकिन मैं ऑप्शन बी के साथ जाऊंगा, विकसित भारत। अब आगे हम देखते हैं 83वां क्वेश्चन है कि नीचे दो कथन दिए गए हैं। ये क्वेश्चन प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से है। तो इसका जो दूसरा ऑप्शन है, इस योजना के तहत सभी भूमि धारक, तो इसमें जो सभी है ये गलत है, क्योंकि लघु एवं सीमांत किसानों को ही इस योजना का लाभ देके 6,000 रुपये दिया जा रहा है। इसलिए पहला कथन सही हो जाएगा, लेकिन दूसरा गलत हो जाएगा। तो इसलिए इसका मेरे अनुसार आंसर बी हो जाएगा। ए सही है, लेकिन आर सही नहीं है। फिर आगे है सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाना है। तो प्रधानमंत्री जनधन योजना कब स्टार्ट हुआ था? तो प्रधानमंत्री जनधन योजना 28/8/2014 को स्टार्ट हुआ था। वहीं सुकन्या समृद्धि योजना 21/1/2015 को प्रारंभ हुआ था। तो देखिए ए का चौथा, बी का तीसरा, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे है जब आर्थिक विकास में वृद्धि होगी तो राष्ट्रीय आय में तृतीय क्षेत्र का हिस्सा क्या होगा? तो यह भी काफ़ी क्लोज आंसर है, आप लोग इसे देख के कमेंट कीजिएगा। मेरे अनुसार इसका आंसर ऑप्शन बी होगा, बढ़ेगा, लेकिन मैं इसमें श्योर नहीं हूँ। निम्नलिखित में कौन से भुगतान संतुलन में चालू खाते की रचना नहीं करते हैं? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। बाकी तीनों चालू खाते के भुगतान संतुलन के चालू खाते में आते हैं। निम्नलिखित में कौन ग्रामीण ऋण का संस्थागत स्रोत नहीं है? तो घरेलू बैंकर्स, प्राथमिक कृषि सहकारी ऋण समिति, व्यापारिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। तो इसको भी आप लोग देख लीजिएगा, इसमें मुझे कन्फ्यूजन है।
नई औद्योगिक नीति 1991 का मुख्य प्रस्ताव था, जिसको ऑप्शन ए हो जाएगा। कुछ उद्योगों को छोड़कर सभी उद्योगों के लिए औद्योगिक लाइसेंसिंग समाप्त कर दी गई थी। आगे है 89वां, भारत ने 2000 से 2024 के बीच शुल्क योग वस्तुओं पर औसत प्रशुल्क दर में कमी की। इस क्वेश्चन इस क्वेश्चन में भी मुझे कंफ्यूजन है, इसलिए मैं इसको छोड़ रहा हूँ। इसके आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। 2024 में विदेशी मुद्रा भंडार में भारत की रैंकिंग क्या थी? तो इसको ऑप्शन हो जाएगा डी, चतुर्थ। अगला क्वेश्चन है, विश्व में सीमेंट उत्पादन में भारत का स्थान क्या है? तो विश्व के सीमेंट उत्पादन में भारत का स्थान द्वितीय है, ऑप्शन सी हो जाएगा, सेकंड। राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा का कार्यकाल क्या था? तो ये मेरे समझ से इनका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1992 से 97। निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद 368 के तहत संविधान के संशोधन के बारे में सही नहीं है? तो चारों ऑप्शन को आप लोग पढ़िएगा। इसमें जो ऑप्शन बी है वो सही नहीं है, क्योंकि संविधान संशोधन विधेयक में असहमति होने पर संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है। फिर आगे है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो निर्वाचन व्यवस्था तो 324 से 29 हो जाएगा। संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं 308 से 323 हो जाएगा। पंचायतें 243 से 243 ओ हो जाएगा। और केंद्रीय स्तर पर न्यायिक व्यवस्था 124 से 147 हो जाएगा। तो अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन हो जाएगा। ए का 4, बी का 3, ए का 3, बी का 4, सी का 1, यानी ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। आगे है, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची निम्न में किससे संबंधित है? तो यह ऑप्शन बी, दल परिवर्तन से संबंधित है। 1985 में लाया गया था। भारत के राष्ट्रपति द्वारा निम्नलिखित में कौन सी नियुक्ति वारंट के तहत उनके हस्ताक्षर और मुहर के साथ की जाती है? तो इसको भी आप लोग देख लीजिएगा। निम्नलिखित में कौन से आयोग वैधानिक निकाय है? तो वैधानिक निकाय 2 और 3 है, राष्ट्रीय मानवाधिकार और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग। इसीलिए इसका ऑप्शन डी हो जाएगा सही। इसका ऑप्शन हो जाएगा सही डी, 2 और 3। बाकी ये जो फर्स्ट ऑप्शन है, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, दोनों संवैधानिक आयोग है, न कि वैधानिक आयोग। सूची 1 को 2 से मिलाना है। उपाधियों का अंत, धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, भाषाई अल्पसंख्यकों का संरक्षण, शिक्षा का अधिकार। तो भाषाई अल्पसंख्यकों का संरक्षण अनुच्छेद 29 हो जाएगा। शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21 हो जाएगा। उपाधियों का अनुच्छेद अंत अनुच्छेद 18 हो जाएगा। और धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता अनुच्छेद 26 हो जाएगा। यानी ए का 3, बी का 4, ए का 3, बी का 4, सी का भाषाई अल्पसंख्यकों का संरक्षण 1, यानी इसका ऑप्शन सही हो जाएगा डी। यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और कोई उपराष्ट्रपति भी ना हो, तब निम्न में कौन सा कार्यवाहक राष्ट्रपति होगा? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, भारत का मुख्य न्यायाधीश। और अंतिम प्रश्न है, डॉक्टर मनमोहन सिंह को जब भारत का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया तब थे, तो वो क्या थे? राज्यसभा का सदस्य। लेकिन वो कहाँ से राज्यसभा के सदस्य थे? तो वो आसाम से राज्यसभा का सदस्य थे। इसी के साथ ये क्वेश्चन पेपर का डिस्कशन समाप्त हुआ। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो कृपया मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।